दोस्तों 15 अगस्त 2022 को हम लोग आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने घर घर तिरंगा का आह्वान किया है। और इस अवसर पर जाहिर तौर पर हम सब के भीतर एक जिज्ञासा होगी कि तिरंगे की कहानी क्या है। तो आइए मैं आपसे एक छोटी सी कहानी तिरंगे के बनने की और राष्ट्रध्वज के रूप में अंगीकार करने की उसे साझा करता हूं आपके साथ। दोस्तों 1920 के दशक में तिरंगे की बनने की शुरुआत होती है कांग्रेस और आज़ादी के आंदोलन के उस आह्वान पर कि हमारे देश का एक राष्ट्रध्वज भी होना चाहिए। इतिहास में हम सब ने तो पढ़ा ये है कि मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में पहली बार तिरंगे को फहराया था, लेकिन वो तिरंगा किस तरह का था उसकी एक झलक हम लोग पाते हैं। दरअसल ये जो तिरंगा है उसे डिज़ाइन किया था पी वेंकैया ने, और ख़ास करके गांधी जी के आह्वान पर। कुछ लोग हालांकि सुरैया तैयब जी को भी इसका श्रेय देना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि पी वेंकैया के तिरंगे में चरखा था, जो अशोक का चक्र है वो नहीं था। और हम लोग जानते हैं कि जिस तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अंगीकार किया गया उसमें 3 रंग हैं, 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है और नीचे हरे रंग की पट्टी है। उसी अनुपात में इस तिरंगे को 1929 में गांधी जी ने इन रंगों की अपनी परिभाषा दी थी, क्योंकि उसके पहले जब पी वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था तो इसे धर्म के आधार पर, यानी जो रंग हैं उन्हें धर्मों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा था। मसलन जो केसरिया है वो पहले लाल के रूप में उसे लिया गया था, तो लाल रंग को हिंदू धर्म के रूप में, हरे को इस्लाम के रूप में, और जो सफ़ेद पट्टी है उस सफ़ेद रंग को ईसाई से लेकर के अन्य धर्मों के प्रतीक के रूप में देखा गया था। लेकिन 1929 में गांधी जी ने इसको अलग ढंग से परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि ये जो केसरिया है वो बलिदान का प्रतीक है, जो सफ़ेद है वो पवित्रता का प्रतीक है, और जो हरा है वो हमारी उम्मीद का प्रतीक है। इसे ही दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि जो केसरिया है वो हमारे शौर्य का प्रतीक है, जो सफ़ेद है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा है वो हमारी उम्मीद और उर्वरता का प्रतीक है। दोनों का लगभग एक जैसा ही अर्थ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिसे धर्म के रूप में लोग लेते हैं, दरअसल तिरंगे में रंगों का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ एक मज़ेदार किस्सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। इस तिरंगे के बनने के क्रम में इस तिरंगे का विरोध भी हो रहा था, ये भी हम सब जानते हैं। और आज जो पार्टी घर घर तिरंगे की बात कर रही है, उसके अपने जो पूर्वज हैं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, उन्होंने तिरंगे को अशुभ माना था, उसका विरोध किया था, और जाहिर तौर पर उनके लिए भगवा ध्वज राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ऐसा वो आह्वान कर रहे थे। मैं आपको एक किस्सा बाबा साहब का सुनाना चाहता हूँ। दरअसल बाबा साहब उस झंडा समिति के सदस्य हैं जिसमें कुल मिलाकर के 8 सदस्य हैं। मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के.एम. पनिक्कर के अलावा उज्ज्वल सिंह, फ्रैंक एंथनी, एस.एन. गुप्ता और डॉक्टर अंबेडकर। 10 जुलाई 1947 को जब इस झंडा समिति की पहली बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और उसमें
विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू उपस्थित होते हैं। लेकिन किस्सा थोड़ा पहले का है। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर 3 जुलाई को बम्बई गए थे अपने घर, और उनके निवास पर जो मराठी नेता हैं महाराष्ट्र के और जो हिंदू महासभा के नेता हैं, वो बाबा साहब के घर पहुंचते हैं और उन्हें भगवा ध्वज अर्पित करते हुए कहते हैं कि आप तो झंडा समिति में हैं, संविधान सभा में हैं, प्रारूप समिति के साथ हैं। प्रारूप समिति के बाद बाबा साहब अध्यक्ष थे। तो हिंदू महासभा के लोगों का आग्रह था कि डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान सभा में झंडा की बात हो, राष्ट्रध्वज की बात हो, तो वो केसरिया रंग के इस भगवा झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में उसको अंगीकार करने के लिए उसकी सिफारिश करें। बाबा साहब का यहीं पीछा नहीं छूटता है। जब वो 10 जुलाई को दिल्ली वापस आ रहे थे, तो ऑब्वियस है कि 10 जुलाई को पहली बैठक हो रही है, तो सांता क्रूज हवाई अड्डे पर हिंदू महासभा के कुछ नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। मैंने हवाई अड्डे पर भी, उसमें 2 नेताओं के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, राय बहादुर सीके बोले और अनंतराव गद्रे। इन दोनों ने बाबा साहब से फिर वही गुजारिश की कि भगवा को राष्ट्रध्वज बनवाइएगा। उस समय बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए जो कहा था वो गौरतलब है। उन्होंने कहा था कि एक महार के बेटे से चाहते हो कि वो भगवा को राष्ट्रध्वज बनवाए। साथियों, बाबा साहब ने उनको वचन दिया कि भाई वो बात करेंगे ध्वज समिति में, झंडा समिति में, जब इसकी चर्चा होगी। और हम लोग जानते हैं कि झंडा समिति में जब राष्ट्रध्वज की बात होती है, उस समय बाबा साहब ने जिस झंडे के लिए प्रयत्न किया वो वही तिरंगा था, लेकिन उस तिरंगे में जिसमें गांधी के आह्वान पर, जिसमें चरखे का निशान था, और साथियों जो पहले का तिरंगा है उसमें तीनों पट्टियों पर चरखे का निशान था, लेकिन धीरे धीरे वो एक सफ़ेद पट्टी पर रह गया था। जब झंडा समिति में इस पर डिस्कशन हो रहा था, उस समय चरखे के स्थान पर जो अशोक चक्र है उसको इसमें अंकित किया गया। 24 तीनियों वाले उस धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक उस चक्र को इस राष्ट्रध्वज में अंकित किया गया, नेवी ब्लू के रंग में, उस सफ़ेद पट्टी पर। उसे बाबा साहब ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाया और उसके लिए पहल की। और हम लोग जानते हैं कि 22 जुलाई को, माने 1947 की 22 जुलाई की तारीख को राष्ट्रध्वज के रूप में उस तिरंगे को, अशोक चक्र अंकित उस तिरंगे को अंगीकार किया गया और राष्ट्रध्वज को पहली बार फहराने का जो सौभाग्य मिला वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिला। और अक्सर जब हम पढ़ते हैं और आर्कियोलॉजी से तमाम चीज़ों को खोजते हैं, तो पहला तिरंगा जो आज राष्ट्रध्वज है, उसका पहला प्रारूप जिसके हाथ में दिखाई पड़ता है वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। आपने इस एपिसोड में इस झंडे की छोटी सी दास्तान को जाना। मैं आगे झंडे पर और ख़ास करके तिरंगे को लेकर के जो विरोध दर्ज कराए गए उस समय, और आज भी आरएसएस तिरंगे को नहीं स्वीकार कर रही है, उसकी डीपी में नहीं है जो प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, तो उस पर भी अगले एपिसोड में कभी 15 अगस्त के पहले हम चर्चा करेंगे कि कब कब, चाहे वो जनता पार्टी रही हो, जनसंघ रही हो, जनता पार्टी का मतलब जनसंघ जिसमें है, या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय तक अगर वो तिरंगे को नहीं एक्सेप्ट करती है,
52 साल तक आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आपने बड़े धैर्य के साथ इसको सुना, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।